जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी जो क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा समास, और समास के भेदों पे चर्चा करेंगे। आज समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। इनमें से पहला भेद है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। कल समास के सभी भेदों की परिभाषा, उसके बाद तत्पुरुष के 2 भेद, समानाधिकरण, व्याधिकरण, और तत्पुरुष के 4 भेदों पे हम कल चर्चा कर चुके थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप अपना वो डाउट पूछ सकते हैं। और आज हमें अव्ययी भाव समास से शायद शुरू करना है, अगर मैं सही हूं तो। यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन है अव्ययी भाव समास की, जहां पहला पूर्व प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। दूसरी कंडीशन है जहां पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात अव्यय में से कोई एक हो। जहां पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात अव्यय में से कोई एक हो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जहां अविकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह, अविकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह हाइफन लगा हो वो भी क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जहां विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के आवर्ती करे। जहां विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह की आवर्ती करे वो भी क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। ये पढ़ा दिए हैं। चलो जी, फिर भी एक बार और इनको बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में द्वंद्व समास को करेंगे। तो ये 4 कंडीशन किसकी है? हमारी अव्ययी भाव समास की है। ठीक है, एक बार इन कंडीशनों को समझ लो क्या कह रहा है ये। यहाँ पहली कंडीशन हमारी क्या है? उपसर्ग होगा, उपसर्ग के साथ में शब्द होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? निपात होगा, निपात के साथ में शब्द होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अव्यय शब्द होगा और अव्यय के साथ में कोई दूसरा शब्द, वो अव्यय भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे उपसर्ग वाले कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें क्या आ गया? प्रतिदिन, यहाँ पे पराजित, यहाँ पे परिक्रमा, यहाँ अवमानना, यहाँ उपवन, उपसमीप, यहाँ आमरण, यहाँ हत्याचार, यहाँ निर्धन, और यहाँ
दुर्दशा, ये सब किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के। निपात के साथ आ जाए, यहां निपात आ गया, यथा स्थिति, यहां तथा योग्य, यथा विधि, इति श्री, यहाँ पे भरपूर, भरसक, ये सारे के सारे इसमें क्या है? निपात। ऐसे ही अव्यय के साथ अव्यय आ जाए, आज कल, फिर कभी, अभी अभी, कल परसों, जल्दी जल्दी, अलग अलग, इधर उधर, ये सब क्या है? इनमें पहला शब्द अव्यय है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ठीक, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये निपात की स्थिति और ये आपकी उपसर्ग की स्थिति। ठीक, तो ये तो था आपका रिवीजन के लिए। उसका रीजन ये है कि जब अव्ययी भाव समास पढ़ाया था तो उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, बच्चों की समझ में नहीं आया था, तो कुछ कमेंट थे, सर जी अव्ययी भाव समास को दोबारा बता दो। तो ये था आपका अव्ययी भाव समास, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। और यहाँ पे 4 कंडीशन बताई। पहला पद पूर्व पद प्रधान होगा, और वो पहला पद पूर्व पद या तो उपसर्ग होगा, या निपात होगा, या अव्यय होगा। अविकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह होगा, ये रहा। ठीक है, ये योजक चिन्ह है, कल परसों अविकारी शब्द है ये, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं हाइपन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये उपसर्ग वाले थे, ये निपात वाले थे, ये निपात है, तथा, तथा, इति, भर, ये सारे के सारे निपात वाले थे, ये अव्यय वाले थे। ये क्लियर हुआ? अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो आज हमें कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ समास के अंतर्गत भाग है। ये देखो साइड, और जल्दी लिखो इनको आगे। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों की तमाम कंडीशनों को बताएंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। छठा समास का भेद है बहुव्रीहि समास। क्या है?
बहुव्रीहि समास। क्या खासियत है? बहु का अर्थ होता है अन्य, व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा। जो दो शब्द किसी अन्य शब्द की परंपरा बताते हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। क्लियर? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जहां दोनों शब्दों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे की प्रधानता हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। जहां पहला व दूसरा पद गौण हो, तीसरे की प्रमुखता हो। जहां पहला व दूसरा पद गौण हो, तीसरे की प्रमुखता हो, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। जहां दो शब्द मिलकर तीसरे अन्य की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ये वैसे तो दो ही कंडीशन है, लेकिन मैंने 5 अलग अलग इसलिए बनाई क्योंकि अनेक बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें देखा निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास की परिभाषा है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा नहीं है, बहुव्रीहि समास की दृष्टि से सही है या फिर गलत है। तो जहां बहु का अर्थ होता है अन्य या अनेक, व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा, तो जो दो शब्द किसी अन्य शब्द की परंपरा बताते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द लिया एक 10 और दूसरा ले लिया हमने आनंद, तो ये दो शब्द हो गए, लेकिन ये 10 और आनंद किसी तीसरे की विशेषता किसकी बता रहे हैं? रावण की। जहां दो शब्द होंगे वहां कोई ना कोई समास जरूर होगा। तो यहाँ दो शब्द थे 10 और आनंद, दशानन, लेकिन न तो यहाँ इसकी प्रधानता है ना इसकी है, प्रधानता किसकी है? रावण की। तो जहां दो शब्द किसी अन्य शब्द की परंपरा बन जाए, दशानन रावण की परंपरा बन गया। जहां दोनों शब्दों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे की प्रधानता हो, जहां पहला व दूसरा पद गौण, गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण, और तीसरे की प्रमुखता हो, प्रमुखता मतलब वो मुख्य है, तीसरा मुख्य रावण हो गया। जहां दो शब्द मिलकर तीसरे अन्य की विशेषता बताए, दोनों शब्द मिलकर रावण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण हुआ। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो राइट आंसर हो गया दशानन द्विगु समास का उदाहरण। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, ये अपने आप में स्पेशल कैटेगरी है बहुव्रीहि समास की। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो वो भी बहुव्रीहि समास कहलाता है। कैसे कहलाएगा यहाँ देखो, जैसे नील
कंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, कुल पानी, त्रिनेत्र, त्रिशूल धारी, महादेव, महाकाल, महादेव, महाकाल, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। ये सारे के सारे किसके लिए आते हैं? ये आते हैं शिव के लिए। यहां शब्द आ गया गजोदर, लंबोदर, एकदंत, मुस्सक वाहन, त्रिदेव, विनायक, गजानन, देवश्री। ये सारे के सारे किसके लिए आते हैं? ये सारे आते हैं गणेश के लिए। तो थर्ड पर्सन क्या है? गणेश। ऐसे ही यहाँ पे शब्द आएंगे, यहाँ शब्द आएंगे चतुर्मुख, चतुरानन, पंचानन, पंचवटी, षडानन, अष्टावर्ग, नवग्रह, दशानन। त्रिनेत्र, त्रिलोकी। ये सारे के सारे किस लिए आते हैं? ये भगवान शिव चार मुख ब्रह्मा के, चार आनन ब्रह्मा के, पांच आनन हनुमान के, पंचवटी सीता के रहने का स्थान, षडानन कार्तिके गणेश का बड़ा भाई, अष्टावर्क एक ऋषि का नाम, नवग्रह 9 नक्षत्र, दशानन रावण, त्रिलोकी विष्णु। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी विष्णु को कहते हैं, 4 भुजाएं वाला। इन सब में संख्या दी गई है। पहले जब ऑप्शन में बहुवीरी हो गए, सारे के सारे आंसर बहुवीरी के। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं होगा, ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। जब तक इनमें ऑप्शन में बहुवीरी समास है तो ये भी और ये भी सारे के सारे बहुवीरी के होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब बहुवीरी ऑप्शन में नहीं होगा तो इधर से ये त्रिनेत्र, ठीक है, ये त्रिशूल और इधर से ये एकदंत, ये कहलाएंगे तीनों के तीनों द्विगु के। बाकी सारे के सारे कहलाएंगे कर्मधारय के, क्योंकि ये विशेषण और विशेष्य हैं, ये उपमान और उपमेय है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय समास कहलाता है कर्मधारय। और जहां पहला पद संख्यावाची हो, दूसरे की प्रधानता हो द्विगु। तो जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है, ये थर्ड पर्सन भगवान शिव को बता रहे हैं। जब तक ऑप्शन में इनके बहुवीरी है, ये भगवान गणेश को बता रहे हैं। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ये द्विगु के हैं, बाकी सारे के सारे ये कर्मधारय के हैं। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ये त्रिनेत्र त्रिशूल द्विगु के हैं, बाकी सारे के सारे कर्मधारय के हैं, क्योंकि विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के उदाहरण हैं। यहाँ 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए सारे के सारे बहुवीरी समास के
एग्जाम्पल हुए। ऐसे ही यहाँ पे देखो, वीणा पाणी, चक्र पाणी, शूल पाणी, शूल पाणी, बागांबर, चतुर्भुज, हलधर, चक्रधर, गदाधर, पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, बागांबर, जलज, जलद, जलधि, वीणा पाणी, सरस्वती वीणा है हाथ में जिसके, चक्र पाणी, विष्णु चक्र है हाथ में जिसके, शूल पाणी, शिव त्रिशूल है हाथ में जिसके, बागांबर, बाघ की खाल के वस्त्र पहने हैं जिसने शिव, चतुर्भुज, चार भुजाएं वाला विष्णु, हलधर बलराम, चक्रधर विष्णु, गदाधर हनुमान या भीम। ऐसे ही पीतांबर विष्णु भगवान श्री कृष्ण, दिगंबर जैन मुनि जैनी, श्वेतांबर सरस्वती सफेद वस्त्र जो धारण करते हैं, बागांबर भगवान शिव, जलज कमल जल में जन्म लेने वाला, जलद बादल जल को देने वाला, जलधि सागर अर्थात पानी को धारण करने वाला। ये सारे के सारे बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। चाहे वो हलधर हो, चक्रधर हो, गदाधर हो, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सारे के सारे। अब इनमें से पूछेंगे कि बहुवीरी समास तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक इस एग्जाम्पल को छोड़ के ये तो दिगु में चला जाएगा और बाकी सारे के सारे कर्मधारिया में चले जाएंगे। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस नॉलेज को आपकी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ ये इस चतुर्भुज को छोड़कर बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के हैं, और विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय समास कर्मधारिया को कहते हैं। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है तो ये थर्ड पर्सन सरस्वती विष्णु शिव, शिव विष्णु बलराम, विष्णु हनुमान, विष्णु जैनी, सरस्वती शिव, कमल बादल और सागर को बता रहे हैं। तो इसलिए क्या कहलाए, बहुवीरी समास के उदाहरण। तो देखना ये सारी कंडीशन अप्लाई हो गई कि नहीं। जो दो शब्द किसी अन्य शब्द की परंपरा बताते हो, ये बता रहे हैं परंपरा, ठीक है। जहां दोनों शब्दों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे की प्रधानता हो, जहां पहला व दूसरा पद गौण हो, तीसरे की प्रमुखता हो, जहां दो शब्द मिलकर तीसरे अन्य की विशेषता बताए। अब बच गया एक पांचवा, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है वो क्या कहलाएगा। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद। जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद। राजा जयसिंह ने बसाया है जिसे, वो क्या कहलाया, जयपुर। राव जोधा ने
बसाया है जिसे, जोधपुर। हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर, हैदर अली ने आबाद किया जिसे, हैदराबाद। तुगलक ने आबाद किया जिसे, तुगलकाबाद। तो जिसे का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन को बताया वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो ये जयपुर है, जोधपुर है, हैदराबाद है, तुगलकाबाद, ये किसी राजा के द्वारा बसाए गए। तो जिसके द्वारा कोई नगर बसाया गया है और उस नाम से उसको नाम दिया गया हो, जैसे जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद का नाम रखा गया, ऐसे अगर और भी कोई नगर है, पुर है, तो वो भी क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण। क्यों कहलाएगा? क्योंकि बहुव्रीहि समास की एक कंडीशन है कि जिस नगर को बसाया गया हो या आबाद किया, आबाद करना बसाना होता है, बर्बाद करना नष्ट करना होता है। तो जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। छठी कंडीशन, जहां समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, वाला, वाली, वाले, वाला वाली वाले, वाला वाली वाले शब्द का प्रयोग हो, वो समास विग्रह बहुव्रीहि समास के होते हैं। कौन कौन से? जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, वाला, वाली, वाले, ये सब थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नीला है कंठ जिसका, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है माथे पर जिसके, शूल है हाथ में जिसके। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऐसे एक दांत वाला, लंबोदर लंबा पेट है जिसका, गजोदर गज के समान उदर है जिसका। तो ये सब क्या कहलाया? ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। 3 नेत्र है जिसके, भगवान शिव। 4 आनन मुख है जिसके, ब्रह्मा जी। तो ये सब 8 जगह से टेढ़े है जो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, 8 जगह से टेढ़ा है, 8 जगह से टेढ़ा होने वाला अष्टावर्ग एक ऋषि, कुबड़ा था, हाथ पैर शरीर में 8 जगह से टेढ़ापन था। तो वो सब क्या कहलाए? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। मैंने बहुव्रीहि समास के साथ साथ आपको एक पंथ 4 काज कराए। वो 4 काज क्या हैं? ये सारे के सारे शिव के पर्यायवाची है, समानार्थी है। ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची है, समानार्थी है। ये सारे शिव, ब्रह्मा, हनुमान, कार्तिकेय, ऋषि, नक्षत्र, रावण, विष्णु के पर्यायवाची है। ये सारे के सारे शब्द योगरूढ़ शब्द के उदाहरण है। एक तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, दूसरा ये सारे के सारे पर्यायवाची है एक दूसरे के, जो जिनके सामने लिखा हुआ है, और तीसरा ये सारे के सारे क्या हैं? योगरूढ़ समास के एग्जाम्पल, योगरूढ़ के उदाहरण है। क्योंकि जहां 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए जो रूढ़ हो जाए उसको कहते हैं योगरूढ़। क्योंकि बहुव्रीहि के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? योगरूढ़ के हैं। क्लियर? ये विशेषण विशेष्य भी है, उपमान उपमेय भी है। तो जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो उस नगर में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास। अगर समास का छठा भेद समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद पढ़िए आप 5वां भेद
तत्पुरुष समास को। किसको पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास को। कैसे पढ़ेंगे? इसमें तत्पुरुष समास में समास के भेद, दो भेद में से एक तो आपका हो ही चुका है, समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कर्मधारय तत्पुरुष, करा चुका हूं कर्मधारय को मैं। कर्मधारय तत्पुरुष, और दूसरा द्विगु तत्पुरुष। दूसरा क्या है? द्विगु तत्पुरुष। ये दोनों हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसका दूसरा भेद तत्पुरुष का, और वो क्या है? व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, और ये 6 भेद जो चलते हैं ये कारक के आधार पे चलते। किस पे चलते हैं? कारक के आधार पे। तो एक होता है आपका कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक, और 8वां होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कर्ता का कारक चिन्ह ने है, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होना, और संबंध का है का के की, अधिकरण का है में पे पर, और संबोधन का है ए आई और अरे। इस टॉपिक के बाद में हम ये कारक वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष को हम बिना इसके नहीं समझ सकते, क्योंकि व्याधिकरण तत्पुरुष इस पर डिपेंड है। क्लियर? व्याधिकरण तत्पुरुष कारक पर डिपेंड है। इनको कहते हैं कारक चिन्ह। ये क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम परसर्ग होता है, और इन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या है 8, लेकिन यहां भेद है 6। उसका कारण ये है कि इसमें से एक तो ये कर्ता, ये वाला पहला, और इसमें से एक ये संबोधन। ये अगर हम निकाल देते हैं तो इसके बाद हमारा ये बचता है। इसके बाद क्या बचता है? ये वाला। ये दूसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे आया है, इसी वजह से इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय तत्पुरुष। इसको तृतीय तत्पुरुष। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे तृतीय तत्पुरुष। इसको चतुर्थी तत्पुरुष। इसको पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। इसको षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। और इसको सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें से पहला और 8वां निकाल दिया, 6 बच गया। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, इनके नाम रह गए।
अब वो उसकी मर्जी है, वो सामासिक पद देगा या तो वो कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान तत्पुरुष ऑप्शन देगा, या फिर वो कहेगा द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी तत्पुरुष। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल क्या होंगे? द्वितीय तत्पुरुष हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया आपको, जैसे बाजारगत, तो इसका मतलब क्या हुआ? तृतीय तत्पुरुष। रोगग्रस्त, संप्रदान तत्पुरुष, हवन सामग्री, अपदान तत्पुरुष, पाप पतित, संबंध तत्पुरुष, राजधर्म, अधिकरण तत्पुरुष, वनवासी। अब इस तरीके से आपको ये सामासिक शब्द देगा और आपसे पूछेगा ये 4 ऑप्शन देके या फिर इनमें से 4 ऑप्शन देके कि इनमें कौन सा समास है। ये सामासिक पद इसलिए है क्योंकि ये समास वाले पद कहलाते हैं। बाजारगत का मतलब हो गया बाजार को गया। रोगग्रस्त का मतलब हो गया रोग से ग्रस्त। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पाप पतित, पाप से गिरा। राजधर्म, राजा का धर्म। वनवासी, वन में रहने वाला। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो हमें पता चलता है कि इनमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध या अधिकरण तत्पुरुष, वो हमें समास विग्रह करने पे पता चलता है। ये तो है यहाँ सामासिक पद। सामासिक पद का मतलब होता है जिसमें कोई समास हो, और ये है समास विग्रह। ये क्या है? समास विग्रह, शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, और ये समास का नाम है। ये क्या है? समास का नाम। समास का नाम। इसको देके इनको पूछ लेगा, इसको देके इनको पूछ लेगा, इसको देके इनको पूछ लेगा, इसको देके इसको या इसको पूछ लेगा। यही क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें जो हमने यहाँ शब्द प्रयोग किए वो कौन कौन से किए? को, से, के लिए, से, का, में। तो को कारक चिन्ह कर्म में आता है, से कारक चिन्ह कर्ण में आता है, के लिए का प्रयोग संप्रदान के लिए करते हैं, से अलग होने में अपदान कारक होता है, का, के, की का प्रयोग संबंध का तत्पुरुष में करते हैं, और में, पे, पर का प्रयोग अधिकरण में करते हैं। वो अलग एग्जाम्पल थे। कुछ भी चीज एक बार पढ़ा दे तो आप, जरूरी नहीं है कि 100% अचीव कर लो। अब देखो, मुझे तो अपने आप को आराम देना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए। जो चीज एक बार पढ़ा चुका हूँ दोबारा से फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं और उसके बावजूद भी आप टीचरों को कोसते रहते हो, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो सकती। आज तक आप किसी चीज से संतुष्टि नहीं हुए, और संतोषी होना जरूरी भी नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में असंतोषी रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संतोष अगर मिल गया तो जिंदगी में कुछ करोगे ही नहीं, आप कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल ही नहीं करोगे आप। तो कराने के बावजूद भी मैं चाहता तो वही एग्जाम्पल दे लेता, जो मैंने कल दिए, लेकिन मैंने आज एग्जाम्पल अलग दिए। ठीक है, तो ये व्याधिकरण तत्पुरुष सारा डिपेंड किस पर है? कारक पर है। जब कारक को पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन हम बिना कारक के इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। यहां हम सामासिक शब्द लेंगे, आपको बताना है
ये 6 ऑप्शन हैं आपके। कर्म के लिए आपका ऑप्शन 1 है, करण के लिए 2 ऑप्शन हैं, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, अधिकरण के लिए 6 ऑप्शन है, क्योंकि 6 ही हमारे भेद होते हैं। ये आपके ऑप्शन हैं। यहां मैं सामासिक शब्द लिख रहा हूं। ग्रामगत, ग्रामगत, रोग पीड़ित, तुलसी कर्त, सूर रचित, माल गोदाम, गुरु दक्षिणा, विद्यालय, रसोई घर, पथभ्रष्ट, रोग मुक्त, पदच्युत, देश निकाला, देशभक्त, देशभक्ति, भारत भ्रमण, गृह प्रवेश, सिर दर्द, वनवासी, भारतवासी, मात्राज्ञा, पित्रादेश, राजपुत्री, राजतिलक, राजचिन्ह, राजपुत्र। चलो जी, इनको करते हैं कंप्लीट। आपका समास वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामगत का मतलब क्या हुआ? गांव को गया। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कर्त अर्थात लिखी गई। सूरदास के द्वारा रचित, सूर रचित। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। विद्या के लिए घर, विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। मार्ग से भ्रष्ट अर्थात पतित, मार्ग भ्रष्ट।
रोग से मुक्त, रोग से अलग होना, पद से उतरना, पदच्युत, देश से निकाला, देश निकाला, देश का भक्त, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, भारत का भ्रमण, भारत भ्रमण, में नहीं आएगा, में तो कुआं हो जाएगा, भारत कोई कुआं नहीं है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, सिर में दर्द, सिर का दर्द नहीं होगा, वन में रहने वाला, भारत वासी, भारत का रहने वाला, माता, माता की आज्ञा, पिता का आदेश, पितरादेश, राजा की पुत्री बेटी, राजपुत्री, राजा का तिलक, राज तिलक, राजा का या राज्य का चिन्ह, राज चिन्ह, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, को क्रम कारक, से करण कारक, के द्वारा करण कारक, के द्वारा करण कारक, के लिए संप्रदान, कारक नहीं कहेंगे, तत्पुरुष, तो ये क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, से अपादान तत्पुरुष, से अलग अपादान तत्पुरुष, से अलग अपादान तत्पुरुष, से अलग अपादान तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, में अधिकरण तत्पुरुष, में अधिकरण तत्पुरुष, में अधिकरण तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, की संबंध तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, की संबंध तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष, का संबंध तत्पुरुष। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये हमें कारक चिन्ह बताएंगे, जिसके साथ जो कारक चिन्ह आया है, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग, का, के, की, में, पे, पर, तो ये कारक चिन्ह हमें बताएंगे, ये वाले हमें कारक चिन्ह बताएंगे कि किसमें कौन सा समास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समास का दूसरा सबसे बड़ा, भारत में, भारत कोई कुआं नहीं है, ठीक है, इनका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, भारत का रहने वाला होता है भारतवासी। तो जब विदेश में भारतवासी होते हैं वो कहते हैं ये भारतवासी है, अर्थात भारत का रहने वाला है, भारत में नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आप गलत करते हो, जैसे कन्यादान है तो क्या करोगे, कन्या के लिए दान, जबकि क्या होता है, कन्या का दान, कन्या को वर पक्ष को दिया जाता है, तो इसलिए कन्या का दान होता है। भारत भ्रमण, भारत में भ्रमण नहीं होगा, भारत कोई कुआं नहीं है कि उसमें चक्कर काट रहे हैं, क्या होगा, भारत का भ्रमण, ठीक है। ऐसी देश का भक्त, और देश भक्ति, ये क्या है, इमोशंस है, तो देश के लिए भक्ति है, तो यहाँ के लिए आएगा, देश का भक्ति नहीं होगा या देश की भक्ति नहीं होगा, ठीक है, तो देश के लिए भक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्या थे, आपके व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए।
कल वाली क्लास में जो एक नया टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कारक। क्या पढ़ाएंगे? कारक वाला टॉपिक लेंगे। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि जिस पर्पज से आपने ये बैच लिया था और हिंदी में जो आपको दुविधाएं थी वे सारी दुविधाएं आपकी दूर हो रही है। क्लियर? हाँ, सी टेट के लिए आप शिवानी जी जो सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं रोज शाम को 9 बजे क्लास लेता हूँ, जिसमें आज हम टॉपिक वाइज पेडागोजी के क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे, तो वहां पे आपको क्लास अटेंड जरूर करनी चाहिए। केवल इस बैच के पर्पज से आप सी टेट नहीं करोगे, सी टेट का एक अलग सिलेबस है, इन सब चीजों का रोल है। समाज का क्वेश्चन पूछा जाता है सी टेट में, अनेक बार आया है, लेकिन यहाँ ये अपने आप में एक अलग मकसद के लिए हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि ये जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो उसका सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, टीचिंग एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग होता है। कहीं ग्रामर का रोल केवल 2 या 4 क्वेश्चन का होता है और कहीं ग्रामर 20 के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, चलो जी। नहीं, कल संस्कृत नहीं लेंगे हम, इसी को कंप्लीट। कल संस्कृत, चलो संस्कृत ही ले लें, जब ऐसी बात, संस्कृत की क्लास ले लेंगे कल। जी जी जी, मैं सोच रहा हूँ एक बार हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करते उसके बाद संस्कृत पढ़ते तो ज्यादा आसान होता आपको, लेकिन आप लोग मानते नहीं, जबरदस्ती संस्कृत की क्लास चलाई। जी जी जी, वेरी गुड। टीजीटी हिस्ट्री का बैच नहीं आएगा। टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड यानी कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो एग्जाम है अगस्त के अंतर्गत, और इसके साथ बिहार शिक्षक भर्ती जो टीजीटी पीजीटी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक, तो उसके लिए मैं 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हिंदी साहित्य का बैच लेके आ रहा हूँ। जिसको हिंदी साहित्य पढ़ना है टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लेवल का, तो वो 13 जून को रजिस्ट्रेशन कराएं। 15 जून से उसमें रेगुलर लाइव क्लास हम लेंगे। जी, हिंदी साहित्य के लिए जिसमें स्टार्टिंग के 1.5 से 2 महीना केवल हिंदी साहित्य की क्लासें होगी, बाकी फिर 1-1.5 महीना बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं अलग अलग सिलेबस के उनको कराएंगे। जी जी, चलो यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, तो सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर टीचिंग वाले तमाम बच्चे क्लास लेना ना भूले, क्योंकि जो पेडागोजी टॉपिक वाइज में करा रहा हूँ वो हर जगह आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे DSSB PRT का एग्जाम हो या फिर आपका TGT PGT हो, क्योंकि वहां पे भी टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे टीचिंग मैथोलॉजी क्या है, पेडागोजी क्या है, उसके बारे में हम सिलेक्शन दरबार पे कंटिन्यू वे क्लासें यहाँ रखेंगे। और साथ के साथ में हिंदी बाई अनुसार जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर कंटिन्यू हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। आज फिर एक नया मॉक टेस्ट आपका होगा, उसको भी आप अटेंड जरूर करें। धन्यवाद।